आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को देखने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे एक एक या दो प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलता है, जो कि कम से कम नहीं कुछ तो 30 से 40 नंबर का एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। और यह सबसे आसान है आपके लिए, आप बिना किसी विशेष तैयारी के भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तथा और अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो मैं अन्य विषयों पर भी तथा आज के इस विषय जिसमें हम BHD 143 पढ़ रहे हैं इसके ऊपर कई और वीडियो बना चुका हूं, तो उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप वो वीडियो देख के अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है जिसमें संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए आपको कहा जाता है। इसमें किसी भी निबंध का आपको अंश दे दिया जाता है और उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, जो कि सबसे आसान है एग्ज़ाम की दृष्टि से उसका उत्तर देना। ऐसे एक उदाहरण आज के इस वीडियो में हम लेंगे और यह जो अंश है वह साहित्य के उद्देश्य निबंध से लिया गया है। इसमें आपको साहित्य का उद्देश्य के निबंध से एक छोटा सा अंश दिया गया है, उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो आइए जान लेते हैं कि संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करते हैं। आइए पहले उदाहरण के तौर पे पहला एक अंश लेते हैं। पहला उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है जिसमें परंतु हमारी साहित्यिक रुचि बड़ी तेज़ी से बदल रही है। अब साहित्य केवल मन बहलाव की चीज़ नहीं है, मनोरंजन के सिवा उसका और भी कुछ उद्देश्य है। वह केवल नायक नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनाता, किंतु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल करता है। अब वह स्फूर्ति या प्रेरणा के लिए अद्भुत आश्चर्यजनक घटनाएं नहीं ढूंढता और न अनुप्रास का अन्वेषण करता है, किंतु उसे उन प्रश्नों से दिलचस्पी है जिसमें समाज या व्यक्ति प्रभावित होते हैं। उसकी उत्कृष्टता की वर्तमान कसौटी अनुभूति की वह तीव्रता जिससे वह हमारे भावों और विचारों में गति पैदा करता है। इस प्रकार से आपको निबंध का छोटा सा अंश दे दिया जाता है और उसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। तो जिस प्रकार हमने यहाँ पे एक छोटा सा अंश पढ़ा है, आइए उसकी संदर्भ के साथ उसकी व्याख्या करते हैं। ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं वह प्रेमचंद के निबंध साहित्य का उद्देश्य से लिया गया है। यह निबंध उनके भाषण का लिखित रूप है जो उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति के रूप में लखनऊ में जो 1936 में आयोजित किया गया था उसमें उन्होंने भाषण दिया था। चूँकि उन्होंने यह भाषण सभापति के रूप में दिया था इसलिए इसका स्वर थोड़ा सा उपदेशात्मक है। यह उपदेश सभा में उपस्थित लेखकों के लिए था। जो हमने यह जो अंश पढ़ा है वह प्रेमचंद के द्वारा एक भाषण के रूप में वक्तव्य दिया गया था जिसका लिखित रूप है, और यह भाषण उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति के रूप में लखनऊ में 1936 में दिया था, और यह जो उपदेश था वह लेखकों के लिए था। तो यह इसका संदर्भ हुआ। अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी और उर्दू साहित्य के विकास क्रम को रेखांकित करते हुए प्रेमचंद यहाँ अपने विचार रखते हैं कि अब जनता और लेखकों की साहित्यिक रुचि में तीव्र परिवर्तन हो रहा है। अब से पहले साहित्य को मन बहलाव का साधन मानने की धारणा प्रचलित थी। अब से पहले जो साहित्य था वह मन बहलाव की एक साधन मात्र थी और वह इसी रूप में प्रचलित रहा था। उसी के अनुरूप साहित्य लिखा भी जा रहा था, लेकिन अब साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन केवल मनोरंजन नहीं रहा। मनोरंजन तो साहित्य से अब भी होता है, परंतु अब मनोरंजन के अलावा भी साहित्य का विशिष्ट उद्देश्य भी होता है। इस प्रक्रिया में वे रीतिकालीन साहित्य की नाटक नायक नायिका की परंपरा पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि साहित्य अब सिर्फ नायक नायिका के संयोग वियोग तक सीमित नहीं है। इस प्रक्रिया में वे रीतिकालीन साहित्य की नायक नायिका की परंपरा पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि साहित्य अब सिर्फ नायक नायिका के संयोग वियोग तक सीमित नहीं है, वह जीवन की मूलभूत समस्याओं पर भी विचार करता है तथा उन समस्याओं का हल भी बताता है। आगे प्रेमचंद फिर रीतिकालीन मनोवृत्ति की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि
मध्यकालीन साहित्य जैसे स्फूर्ति के लिए आश्चर्यजनक घटनाएं खोजने की और उनका चित्रण करने की प्रवृत्ति लेखकों में थी। वैसी प्रवृत्ति अब नहीं मिलती। यहाँ प्रेमचंद जो रीतिकालीन परंपरा के अनुसार जो लेखन पद्धति थी, जिसमें नायक नायिका का उल्लेख या उस पर आधारित ही लेख या लेखन कार्य किया जाता था, नायक नायिका के संयोग वियोग तक ही जो उनका लेखन सीमित हो गया था, उस पर कटाक्ष करते हैं। वे कहते हैं कि अब जो लेखन और विचार की प्रक्रिया है वह आज के समय में समस्याओं का निदान करता है और समस्याओं का विशेष उल्लेख करता है जो आज समकालीन सामाजिक स्थिति होती है उसके अनुरूप। आगे प्रेमचंद रीतिकालीन मनोवृत्ति की आलोचना करते हैं और वे कहते हैं कि उस समय के जो लेखक थे वे आश्चर्यजनक घटनाएं खोजने और उसका चित्रण करने की प्रवृत्ति उन लेखकों में थी। वैसी प्रवृत्ति अब नहीं मिलती जिस समय की वे बात कर रहे हैं, जिस समय वे खुद मौजूद थे उस काल के दौरान वैसी प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती। उस समय सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को विशेष रूप से लेखन में सम्मिलित किया जाता था, तत्कालीन समस्याओं का उल्लेख किया जाता था और उनका समाधान भी बताया जाता था। इसी तरह जिस प्रकार कविगण रचना को प्रभावी बनाने के लिए अनुप्रास अलंकार की छटा बिखेर देते थे, वैसा अब नहीं किया जाता। प्रेमचंद अपने और अपने युग के अन्य लेखकों की रचनाओं को ध्यान में रखते हुए रेखांकित करते हुए कहते हैं कि आज का लेखक उन प्रश्नों और समस्याओं पर विचार करना पसंद करता है जिसका संबंध सभी व्यक्तियों से होता है। तो प्रेमचंद यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि आज के समय में जो लेखक हैं वे सामाजिक समस्याओं पर विचार करना पसंद करते हैं और उसे अपने लेखन में सम्मिलित करते हैं। उनका यह भी मानना है कि साहित्य की कसौटी में अब बदलाव आ गया है। साथ ही वे कहते हैं और उनका मानना है कि साहित्य लेखन में और विचार में परिवर्तन आया है। इस बदलाव या परिवर्तन को प्रेमचंद लक्षित करते हुए कहते हैं कि अब उत्कृष्टता की कसौटी अनुभूति की तीव्रता को माना जाता है जो पाठकों के भावों और विचारों में सक्रियता पैदा कर सके, अर्थात अंततः कर्म में प्रवृत्त हो जाए। और इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं, जो अंश हम अभी पढ़ रहे हैं उसकी विशेषता। इस अंश में प्रेमचंद साहित्य की परिवर्तनशीलता को उजागर करते हैं और वर्तमान में उसकी दशा और दिशा का वर्णन करते हैं। इसकी विशेषता हम कह सकते हैं इस अंश की कि प्रेमचंद यहाँ साहित्य में जो परिवर्तनशीलता, जो परिवर्तन आ रहा था उसको उजागर करते हैं और उसकी दशा और दिशा के बारे में यहाँ अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक छोटे से अंश को देखा है जो कि उदाहरण 1 के रूप में आपके पुस्तक में दिया हुआ है। अगले वीडियो में हम उदाहरण 2 के रूप में दूसरे अंश को पढ़ेंगे और उसके संदर्भ सहित व्याख्या तथा विशेषता को पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि एग्जाम में आए तो आप उसका आंसर कदापि न छोड़ें, क्योंकि यह सबसे सरल माध्यम है आपको एग्जाम में अंक जुटाने का। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो।